नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास की दूसरी क्लास है। एकदम पूरी तरह से हम तथ्यात्मक प्रश्नों को देखेंगे, टॉपिक को देखेंगे। हमने कहा था कि सभी टॉपिक को ख़त्म किया जाएगा और ये एक रिवीजन टाइप का है, रिवीजन बैच का है। समझिए 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास क्लास 2, क्लास सेकेंड हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहली जानकारी है चार आश्रम। चार आश्रम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में, किस उपनिषद में है। तो उपनिषद का नाम है जबालोपनिषद। जबालोपनिषद, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि चार आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है। जबालोपनिषद में है, जबालोपनिषद में। अब चार आश्रम कौन कौन से हैं? तो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। देखिए, पहले जब हमारी आयु 100 वर्ष की थी तो इसमें 25-25 भागों में बांटा गया, 25-25 वर्षों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य यानी छात्र जीवन, गृहस्थ यानी गृहस्थ घर भर संभालिए 25 साल तक, वनप्रस्थ यानी अपनी वन आगमन करिए, वन को आगमन, और संन्यास का मतलब त्याग करिए, त्याग करिए। अंतिम अवस्था क्या थी हमारी? संन्यास लेने का। तो ये था चार आश्रम, जबालोपनिषद में उल्लेख किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं उपनिषद। कौन सा? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। कितने उपनिषद हैं? 108। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में उपनिषदों की निम्न में से संख्या कितनी है? 108। इसमें क्या है? यह इसमें वर्णन है किसका? तो दार्शनिक विचार का, शरीर का, ब्रह्मांड का, आत्मा का तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई। इसमें व्याख्या की गई किसका? दार्शनिक विचार का, शरीर का, ब्रह्मांड का, आत्मा का तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई। तो याद हो गया। चार आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में। उपनिषद कितने? 108। अब अगला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? पुराण। पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। बहुत ही कंफ्यूजन। उपनिषद कितने, पुराण कितने? तो उपनिषद 108 और पुराण 18 है। 18। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार, तो रचनाकार है लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा, या उनके पुत्र हैं ये, पुत्र उग्रश्रवा। ये है रचनाकार पुराणों के। पुराणों में क्या है? तो इसमें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा हमें क्रमबद्ध विवरण मिलता है, जानकारी मिलती है। यानी प्राचीन भारत की पुराणों से भी हमारी जानकारी मिलती है। ठीक, कुछ पुराण देख लेते हैं, जिसमें से पहला है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराण और संबंधित वंश। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण संबंधित है मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन से, आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन से। और वायु पुराण, ये है गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? संबंधित वंश क्या है? संबंधित वंश तो मौर्य वंश। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश। देखिए, एक आध दो और पुराण है, जैसे ब्राह्मण पुराण। एक और पुराण है भागवत पुराण। इन पांचों पुराणों में
राजाओं की वंशावली पाई जाती है, राजाओं की वंशावली का वर्णन किया गया, वर्णन किया गया, वर्णन किया गया। ठीक। पुराणों में सबसे ऐतिहासिक या प्रमाणिक पुराण है, पुराणों में सबसे प्रमाणिक एवं प्राचीन पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण है आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन से। तो हम लोगों ने सीखा क्या? एक टॉपिक सीखा, 4 आश्रम उल्लेख किसमें? जवालोपनिषद में। उसके बाद सीखा कौन? उपनिषद। संख्या में कितने? 108। पुराणों की संख्या कितने? 18। रचनाकार इसके लोमहर्ष या पुत्र, उनके पुत्र है उग्रश्रवा। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। और वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। सबसे प्रमाणिक एवं प्राचीन पुराण किसको माना जाता है? तो मत्स्य पुराण से। आइए इसके आगे हम और जानकारी देखते हैं। जब देखते हैं वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग है 6। कितने हैं? 6। वेदांग क्या है? वेदांग की क्यों रचना की गई? तो ये वेदों को भली भांति, वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को समझने के लिए इसकी रचना की गई है वेदांगों की। और वेदांग जो संख्या में है, पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा निरुक्त, चौथा छंद, पांचवा व्याकरण और छठवां है कल्प। शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण और कल्प, ये सब क्या है? वेदांग है, वेदों के अंग है, वेदों के अंग है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा, निम्न में से वेदांग नहीं है या निम्न में से वेदांग है, तो इसमें से 3 दे देगा, एक दूसरा दे देगा, तो आपको उसी को छांटना है। दो फुटकर जानकारी जान लेते हैं। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति दिखाया गया किसमें? जिसमें मानव का तीसरा दोष बताया गया है, तो वो है मैत्रेयी संहिता में। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई, बदतर से बदतर स्थिति दिखाया गया है। अगला बहुत बढ़िया है, स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी, पुरुषों की अर्धांगिनी इसमें वर्णित किया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष क्या है? अर्धांगिनी है, मतलब आधा पुरुष आधा महिला, तब दोनों मिलकर एक व्यक्ति बनेंगे। तो पुरुष स्त्रियों को पुरुषों के अर्धांगिनी कहा गया किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और वेदों के बाद कहा जाए तो कौन आता है? शतपथ ब्राह्मण आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है कुछ जानकारी हम साहित्य से ले लें कि बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की या कुछ अन्य साहित्यों से मिलने वाली प्राचीन भारत की जानकारियाँ। पहला अगर देखा जाए बौद्ध साहित्य में, तो बौद्ध साहित्य में 2 ग्रंथ, पहला एक जातक और दूसरा कथा वस्तु। बहुत बार तो ये क्वेश्चन पूछा है, जातक जो है किस धर्म से संबंधित, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, और कथा वस्तु जो नामक ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है। तो जातक कथाएं किससे? बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन है, इससे हमें जानकारी मिलती है। अगला है कथा वस्तु, जो क्या है? हीनयान, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ माना गया। जानते हैं कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था चौथी संगीति के बाद, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान चौथी संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। ये हो गया 2। बहुत बार क्वेश्चन पे जाता है किस धर्म की पुस्तक है, साहित्य, कथा वस्तु किस धर्म की। अगला है जैन साहित्य, पहला है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में क्या? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किया गया है कल्पसूत्र नामक पुस्तक में।
दूसरी एक पुस्तक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र इसमें क्या है, महावीर के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, जीवन चरित्र का वर्णन किया। तो महावीर स्वामी का जीवन चरित्र भगवती सूत्र में, अब बुद्ध का जीवन चरित्र कथा वस्तु। देखिए याद करने का, जैन साहित्य सूत्र, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र। तो सूत्र जिसमें भी आए तो आप किसकी पुस्तक पढ़ देंगे, जैन साहित्य। देखिए एक और जानकारी है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है। आगम किसको कहा जाता है, जैन साहित्य। आगे हम लोग जानकारी लेते हैं। अगला एक साहित्य है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त या सबसे प्रसिद्ध नाम उनका क्या है, चाणक्य। और इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा नाम चाणक्य का नहीं है, या चाणक्य को अन्य नाम से जानते हैं। तो पहला कौटिल्य, दूसरा विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। अगला है अर्थशास्त्र का विभाजन किया गया है, विभक्त है ये पुस्तक 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में। 15 अधिकरणों में यह पुस्तक विभाजित है और 180 प्रकरणों में। इसमें जानकारी किसको हमें मिलती है, तो इसमें जानकारी मिलती है मौर्य काल की, मौर्य काल की जानकारी मिलती है, मौर्य काल की जानकारी। और अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है किससे संबंधित है, तो पुस्तक का संबंध जो है, संबंध राजनीति से है, राजनीति पॉलिटिक्स से संबंधित है। न कि अर्थशास्त्र का मतलब है रुपया पैसा से आर्थिक रूप से संबंधित, ऐसा नहीं है, यह राजनीति से संबंधित पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र के लेकर कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। जानकारी इसमें हम क्या मिली, मौर्य काल की जानकारी मिलती है, क्योंकि कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किस वंश की स्थापना किया है, मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक में मुख्य सहायक हैं चाणक्य। घनानंद को हराने में मुख्य भूमिका रही है गुरु चाणक्य की। विभाजन है 15 अधिकरण में और 180 प्रकरण में। और पुस्तक का संबंध किससे है, तो राजनीति है, पॉलिटिक्स से संबंधित है। अगला देखते हैं राजतरंगिणी। यह भी एक पुस्तक है जिसका अर्थ है, राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया लेखक। तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। कौन है लेखक, कल्हड़ है, लेखक है राजतरंगिणी के कल्हड़। इसमें क्या है, तो कल्हड़ जी ने संस्कृत साहित्य में, लेखक कल्हड़ ने संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध मतलब सीरियल वाइज लिखने का प्रयास किया है। राजतरंगिणी पुस्तक में संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया है कौन, कल्हड़। और इसमें क्या है, इसमें जानकारी किसकी मिलती है, जानकारी, तो इसमें जानकारी है 12वीं सदी के कश्मीर के शासकों का। बहुत बार क्वेश्चन हो, राजतरंगिणी में किस राज्य के शासकों का वर्णन है, तो कश्मीर का इतिहास का हमें पता चलता है राजतरंगिणी से। आगे देखते हैं कुछ और पुस्तकों को। ठीक है, इसके बाद हम फिर कंटिन्यू क्लास करते हैं, नेक्स्ट 3rd क्लास में इसका वर्णन और करेंगे आगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर लिखिए कि यह क्लास आपको कैसे लग रही है। ठीक।